नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। पंजाब हरियाणा के 26 से ज्यादा किसान संगठनों के दिल्ली चलो आंदोलन से पहले चंडीगढ़ में इस समय बेहद अहम बैठक चल रही है। बैठक में किसान नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। इस बैठक में किसानों के दिल्ली कूच पर अंतिम फैसला होगा। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 कुछ इलाकों में लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर के साथ दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। यहां सीमेंट के स्लैब और कटीली तारें रखी गई हैं। सुरक्षा इंतजाम लगातार सख्त किए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनाती में है। और इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लेने पर यहां रखने की तैयारी भी है। अभी तक तो काफिले पूरी बड़ी संख्या में चारों तरफ से आ रहे हैं और हर एक बॉर्डर पे हजारों ट्रैक्टर और लाखों किसान मजदूर नौजवान जो है पहुंच गए हैं। और जो स्थिति है इस टाइम पे रात जो आन पड़ी है, चोर चक्कों का भी डर है, लेकिन लाइट का पानी का वो अपनी व्यवस्था है। सरकार की तरफ से जो है वो कोई सड़क पे रोड पे लाइट नहीं मिल रही। जो भी है वो उसका मुकाबला जो है संयम से करेंगे और पूरे जो हमारा केडर है उसको विनती है भी अपना शांति बना के रखना। और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर क्या हालात है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो यहाँ पर और सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्धसैनिक बल लगातार अपनी जगह पे अब जा रहा है। एक एक करके यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको उनके जो आंकड़े हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है। यानी कि ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि किसान अगर यहाँ तक पहुँच पाए तो ये तमाम जो सैनिक बल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा के प्रतिबंध यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी मदद से किसानों को फिलहाल यहाँ पर रोका जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर से की मदद से भी जो है वो दीवार बनाने की कोशिश की गई है और सड़क को छोटा करने की कोशिश की गई है ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो जो ट्रैफिक है वो स्लो हो सके। उसको देखते हुए देख सकते हैं कि ऊपर आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर सीमेंटेड दीवारें यहाँ पर लगाई गई है और ऐसे ही दीवारें इन कंटेनर्स के आगे भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस दोनों ही टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। ये किसी भी समय अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेन है इस क्रेन की मदद से ही इन बड़े बड़े कंटेनर्स और बड़े बड़े कंक्रीट दीवारों को यहाँ से उठाने का काम किया गया है। इस बार वो चूक नहीं की जाएगी जो साल 2020 में देखी गई थी जब किसान ट्रैक्टर से ज़बरदस्ती दिल्ली के बॉर्डर पार कर गए थे। इस बार जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो काफ़ी कड़े यहाँ पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। 26 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होंगे। बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक घोषणा नहीं की है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। सोनिया गांधी 1999 से उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद रही हैं। उनके राज्यसभा में जाने पर बताया जा रहा है प्रियंका गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। बिहार की राजनीति में आज नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। उनके पक्ष में 129 वोट पड़े। वहीं आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने इतने दिन से मेहनत कर सबको एकजुट कर रखा था, लेकिन कुछ हुआ, कांग्रेस को डर लग रहा था, इसलिए मैं वापस पुरानी जगह आ गया हूँ। इससे पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। कहा कि क्या मोदी जी गारंटी देंगे नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि राम ने जैसे दशरथ की सुनी थी हम भी सुनेंगे। हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं आपका भी वोट दे लीजिए और मेरे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट। विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और पुलिस से धक्का मुक्की और भीतर तीखे आरोप प्रत्यारोप।
तेजस्वी ने नीतीश कुमार को उनके पाला बदल का रिकॉर्ड याद दिलाया तो नीतीश कुमार दावा करने लगे कि बिहार के लिए उनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, कौन सा काम है जो भूल रहे हैं। और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। इसके पहले पहला शक्ति परीक्षण विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के सवाल पर हुआ। एनडीए के इस प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़ गए और विपक्ष में 112। विश्वास व्यक्त करती है जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। लेकिन जब विश्वास मत पर बहस चली तो अंत में विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। नतीजा जाना पहचाना था, 129 बनाम 0। आरजेडी के लिए एक मायूसी ये भी रही कि उसके 3 विधायक विश्वास मत के समर्थन में आ गए। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी ने तंज कसा कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। नौकरी पार्टी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। जबकि नीतीश 15 साल पुराना कार्यकाल याद करने लगे, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी का कार्य। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी। अब ये साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे। जाहिर है गठबंधन की चुनौती बड़ी हो गई है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना बहुमत तो साबित कर दिया और आरजेडी को तोड़ने में भी कामयाब रहे। लेकिन आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को अपने विधायकों को एकजुट रखने में निश्चित रूप से काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे उनका इकबाल अब अपने पार्टी के अंदर ही कम होता जा रहा है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खबर यह भी कि अशोक चव्हाण समर्थक कई विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। अशोक चव्हाण ने इस्तीफे के बाद कहा है कि कांग्रेस से अब कोई नाता नहीं है, 1-2 दिन में भविष्य को लेकर फैसला कर लेंगे। चव्हाण के इस्तीफे से महाराष्ट्र कांग्रेस को 1 महीने में तीसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कई पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं, आगे आगे देखिए होता है। कांग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा। आज मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। ज्येष्ठ सहकारी के पार्टी छोड़ने से दुख तो हुआ है, लेकिन हमने आज सुबह सभी कांग्रेस विधायक दल के
हमारे साथियों से बात की है, चर्चा चालू, कोई भी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेने वाला। ये सब अफवाहें भाजपा की ओर से फैलाई जा रही है कि कितने विधायक किसके संपर्क में हैं। हमने सारे विधायकों से बात की है, सभी कल मुंबई आ रहे हैं। हमारी कल शायद बैठक भी होगी और इस स्थिति का हम जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से मुलाकात की। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि संदेश खाली की महिलाओं का टीएमसी के गुंडों ने यौन उत्पीड़न किया है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा है कि इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। महिला आयोग को भी भेजा गया है मामला। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। कतर से सुबह राहत भरी खबर आई है। कतर में नौसेना के जिन 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा मिली थी, उनकी रिहाई हो गई। कूटनीतिक पहल और दखल से नौसेना के 8 में से 7 ये अधिकारी तो वापस भी आ गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में कतर के आमिर से मुलाकात भी की थी। इस रिहाई को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये लोग एक पराई जमीन पर लगभग मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। 18 महीने भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की जेल में रहे। मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन कूटनीति रंग लाई और अब वो रिहा हैं, अपनी जमीन पर हैं। ये रिहाई संभव ना हो पाती अगर सबसे ऊंचे स्तर पर इसके लिए कोशिश ना की गई होती। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अधिकारी एक पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए गए थे। उन पर जासूसी का आरोप मढ़ दिया गया। अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सामने आते ही विदेश मंत्रालय ने इनको छुड़ाने में पूरी ताकत झोंक दी। कतर में वहां के राजदूत लगातार मिलते रहे, इनके परिवारों से मुलाकातों का इंतजाम किया, पूरी कानूनी सहायता दी। लेकिन अचानक अक्टूबर में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इसके खिलाफ अपील की गई, लेकिन सांसें अटकी हुई थी। इस बीच पीएम मोदी ने दिसंबर में दोहा में क्लाइमेट समिट के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हर मुद्दे पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सजगता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा के इसके 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। और फिर उम्मीद बंधी। दिसंबर में ही मौत की सजा जेल की सजा में बदली और अब फरवरी में अमीर के आदेश से रिहाई। 7 वापस देश में हैं और 1 जल्द लौटेंगे। पीएम मोदी की शीर्ष नेताओं से बढ़िया रिश्ते और सौहार्द से और भी कूटनीतिक मुश्किलें आसान हुई हैं। हाल के दिनों में इनमें रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बेहद बंटे विश्व के बावजूद दिल्ली G20 सम्मेलन का सर्वसम्मति से पास दिल्ली डिक्लेरेशन, अफ्रीका यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल का आयात, वैक्सीन डिप्लोमेसी ने कई देशों को भारत का महत्व समझाया और भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से निकालना। 8 परिवारों ने चैन की सांस ली है और देश ने भी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी तक के लिए उन्हें जमानत दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंच रहे हैं। अबू धाबी में वे स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को BAPS नाम की संस्था ने बनाया है, जिसने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण किया। इस मंदिर की खास बातें यह हैं कि 14 फरवरी को उद्घाटन होगा। 18 फरवरी से आम लोगों के लिए ये खुलेगा। 27 एकड़ में फैला है ये मंदिर। खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर बना है ये मंदिर। मंदिर के लिए जमीन UAE सरकार ने दान में दी है। दिल्ली की प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। ये मेला 18 फरवरी तक चलेगा। प्रगति मैदान में लोग अपनी इस सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी किताबों से मिलने आ रहे हैं और इस बार मेले की थीम है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। इसके लिए एक थीम पवेलियन तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। देश की विभिन्न भाषाओं की झलक रचनात्मक अंदाज में यहाँ देखने को मिल रही है। डिजिटल होती दुनिया में किताबें बची हुई हैं, उनसे स्नेह बचा हुआ है। इस बार का मेहमान देश है सऊदी अरब, जिसके चलते वहाँ के साहित्य और लेखकों को समझने का मौका आपको इस मेले में मिलेगा। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।